ना सही बात ना है। बैठिए बैठिए। लाइव करो जी। कर दिया लाइव, बिना पूछे हुए कर दिया। पूछा था हमसे, दिमाग नहीं काम करता है रे है? चलिए आइए, आइए क्वेश्चन बैंक के बारे में थोड़ा बताइए। बताएंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में, बुक लॉन्च होने दीजिए ना तब बताएंगे। हाँ, साउंड रिवर्स हो रहा है। ये क्या होता है साउंड रिवर्स? हेलो, हाँ, साउंड रिटर्न और साउंड सही ना है जी। ये लड़का है क्या बोल रहा है? चेक करो फिर से। साउंड चेक करो। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अब। आइएगा,
ठीक है जी, है लड़का, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे एक आध गो जो है, देखिए इसी में से सब कमेंट कर रहा है, साउंड का कोई इश्यू नहीं है, झूठ बोल रहा है, देख रहे हैं। तो ये सबको लगता है कि हम थोड़ा बमक न जाते हैं हम लोग, हम हो या बिट्टू सर, तो ये सब बमकाने के लिए हम लोग को आता है। लेकिन अब वैसा नहीं रहे हैं, अब हम सुधर गए हैं, अब हम नहीं बमकते, अब नहीं उतना गुस्सा आता है, समझे। कुछ लोग जबरदस्ती आकर के जो है ना पिन करेगा कि बम के, तो चलिए ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए पॉलिटी हम आपको शुरू किए हैं। हे देखिए सिलेबस तो बनाए लेकिन लेबे नहीं किए हम, तो अभी याद आया, लेकिन सिलेबस बना हुआ है, ठीक है, लेकर के नहीं आए हैं और ना भेजे हैं फोटो कॉपी में। अच्छा अगली क्लास में दे देंगे, सिलेबस बना हुआ है। तो पॉलिटी हम आपको शुरू कर दिए हैं। पॉलिटी में 2 क्लास हुआ है, तीसरा क्लास है आज। एक क्लास में हम आपको पहला क्लास में राज्य के विषय में बताए थे, संविधान क्या है वो बताए थे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है वो बताए थे। और फिर दूसरा क्लास में हम आपको सिलेबस बताए थे, और सिलेबस बताने के साथ साथ जो है पॉलिटी का पहला चैप्टर जो है आपको भारत का संवैधानिक इतिहास, इस चैप्टर को पढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे। और जो भारत का संवैधानिक इतिहास नामक चैप्टर है, जो भारत का संवैधानिक इतिहास नामक चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक के विशेषता के बारे में पढ़ना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषता है, वहां से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषता है, वहां तक को पढ़ना है। इसमें से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विशेषता के विषय में हम लोग पढ़ लिए थे, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विशेषता के विषय में भी हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद आगे है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट की अगर आप बात करेंगे तो परीक्षा के लिहाज से उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और अच्छे अच्छे बुक 1793 के चार्टर एक्ट का जिक्र भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपके नोट में 1793 के चार्टर एक्ट का जिक्र है, तो 1793 के चार्टर एक्ट का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो परीक्षा के लिहाज से 1793 का चार्टर एक्ट एकदम से महत्वपूर्ण नहीं है। और आप कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि 1793 के चार्टर एक्ट से संबंधित प्रश्न आज तक कभी पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाएगा, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। लेकिन फिर भी 1793 के चार्टर एक्ट के विषय में जानेंगे। और फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ है, 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ है। तो ये जो तमाम चार्टर एक्ट पारित हुए हैं, इन एक्टों के विषय में जो है और इन एक्टों के विशेषता के विषय में जो है आगे हम लोगों को जानना है। लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए, आप इस बात को जानिए कि अंग्रेजों ने भारत में शासन 1757 से 1947 ईस्वी तक किया। अंग्रेजों ने भारत में शासन 1757 से 1947 ईस्वी तक किया। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने भारत में 2 रूपों में शासन किया। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने भारत में 2 रूपों में शासन किया, 2 रूपों में शासन किया। 1757 से 1857 अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा।
अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह से अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हो गया और फिर 1858 से 1947 तक भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। अब आप देखिएगा कि 1757 से 1857 इस अवधि के दौरान जो अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा है, अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान अगर देखा जाए तो अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान ही जो है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ और 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक अगर देखा जाए तो ये तमाम ऐसे एक्ट है जो अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान पारित हुए हैं। और अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान पारित किया गया पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और अंतिम अधिनियम 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहां पर हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में जान चुका है। अब यहां पर 1793 के चार्टर एक्ट के विषय में अब हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये दोनों के विषय में जो हम लोग जाने हैं, एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए ताकि उससे पता चल सके कि आप चीजों को याद करते हैं या नहीं करते हैं। बताइए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया है? 1781। 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है, किस अधिनियम के कमियों को दूर करने के लिए आया है? 1773 के रेगुलेटिंग। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है ये बात? अब समझिएगा आगे। देखिए, 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है वह यह है कि इस एक्ट के जरिए अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार सीमित करने का प्रयास किया गया। 1793 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। यह बात हम किस आधार पर कह सकते हैं और यह बात हम कैसे कह सकते हैं? यह बात हम इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि इस एक्ट में कहा गया कि अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्ष तक और बने रहेंगे। अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्ष तक बने रहेंगे। मतलब यह जो कहा जा रहा है कि अगले 20 वर्ष तक ही अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, मतलब आगे कहीं ना कहीं कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर अंकुश लगाया जाना है, मतलब रोक लगाया जाना है, उसको सीमित किया जाना है, उसको सीमित किया जाना है। तो जो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है, 1793 के चार्टर एक्ट में जो यह प्रावधान किया गया है कि अगले 20 वर्षों तक अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया जा रहा है, यह प्रावधान कहीं ना कहीं इस और संकेत करता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर लगाम लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, रोक लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है।
इस एक्ट में 1793 के चार्टर एक्ट में दूसरा प्रावधान यह किया गया था कि अंग्रेजी कंपनी के अधीन जो भी अधिकारी कर्मचारी है, चाहे वह लंदन में रह रहा है, चाहे वह भारत में रह रहा है, मतलब उससे नहीं है, मतलब इस बात से है कि वह अधिकारी कर्मचारी अंग्रेजी कंपनी के अधीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अंग्रेजी कंपनी के अधीन काम कर रहा है और वह भारत में है या लंदन में है, उसे वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, उसे वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। देखिए, विशेष तौर पर आपको एक संस्था हुआ करती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक संस्था हुआ करती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके विषय में पिछले सेशन में हम आपको बताए थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखा करता था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वह कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वह कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखा करता था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वह कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखा करता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वह कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखा करता था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वह कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखा करता था। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संगठन था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक संगठन था, लंदन में था यह संगठन, लंदन में यह संगठन था, और इस संगठन से जुड़े लोग लंदन में रहा करते थे, इस संगठन से जुड़े लोग लंदन में रहा करते थे। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से जुड़े लोग लंदन में रहा करते थे, तो उन्हें आखिरकार वेतन कहां से मिलेगा, यह विवाद का विषय बन गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से जुड़े लोग जो लंदन में रहा करते थे, उन्हें वेतन कहां से मिलेगा, यह विवाद का विषय बन गया था। और इसी विवाद को निपटाने हेतु 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी कंपनी के अधीन जो भी अधिकारी या कर्मचारी है, चाहे वह लंदन में रह रहा है चाहे वह भारत में रह रहा है, उन्हें वेतन भारतीय राजस्व से ही मिलेगा। यह सब 1793 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता है। 1793 के चार्टर एक्ट के विषय में आप नहीं भी याद रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछा गया, हमको ना लगता है पूछा भी जाएगा। लेकिन हां, 1793 के चार्टर एक्ट पारित होने के 20 वर्षों बाद वर्ष 1813 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ है, वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के विषय में याद रखना अति आवश्यक है। यहां से आपके बिहार एसआई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? 1813 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। इस एक्ट की पहली विशेषता यह है कि इस एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी के, इस एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया। यहां पर गौर फरमाइएगा। देखिए, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो एकाधिकार शब्द का मतलब समझिए। एकाधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार। भारत में क्या था जानते हैं? भारत में जब अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से व्यापार करने के लिए आई, तो ब्रिटेन की
एकमात्र कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में व्यापार कर सकती थी। उसके अलावे ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। गौर से समझिएगा, एकाधिकार, दो शब्द, एक प्लस अधिकार, मतलब एक ही व्यक्ति को अधिकार है, एक ही व्यक्ति को अधिकार है, एक ही व्यक्ति को अधिकार है, यही एकाधिकार है। अंग्रेजी कंपनी जब भारत व्यापार करने के लिए आई ना, तो ब्रिटेन के सम्राट ने, ब्रिटेन की रानी ने सिर्फ एक अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया या की। मतलब ब्रिटेन की सिर्फ एक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में व्यापार कर सकती थी, यह अधिकार था उसको। ब्रिटेन की दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, ब्रिटेन की दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। सिर्फ अंग्रेजी कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी ब्रिटेन की। लेकिन हां, इसमें भी शर्त था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जल मार्ग से भारत में सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। वही स्थल मार्ग से लिबेंट कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार तो 1600 ईस्वी में मिला, लेकिन अगर लिबेंट कंपनी की हम बात करें तो लिबेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार 1593 ईस्वी में मिला। सॉरी, 1593। लिबेंट कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार 1593 में मिला, लेकिन वह स्थल मार्ग से व्यापार कर सकता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला और वह कंपनी जल मार्ग से व्यापार कर सकता था। वह कंपनी जल मार्ग से व्यापार कर सकता था। लेकिन हां, जल मार्ग से व्यापार भारत के साथ सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, दूसरी कोई कंपनी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो लंबे समय से यह कंपनी व्यापार कर रही थी भारत में। जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर रहे हैं। इसका मतलब यह था कि अभी तक भारत में व्यापार जो सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भी भारत में आकर व्यापार कर सकती है। अब भारत में ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भी आकर व्यापार कर सकती है। अब ब्रिटेन के कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति भारत में आकर व्यापार कर सकता है। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के व्यापार का मार्ग हर ब्रिटिश वासी के लिए, हर ब्रिटिश कंपनी के लिए, हर ब्रिटिश व्यापारी के लिए, हर ब्रिटिश उद्योगपति के लिए खोल दिया गया। मतलब आपको लग रहा होगा कि कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को तो खत्म किया जा रहा है, सिर्फ एक कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को सीमित किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, कंपनी व्यापार कर सकती थी, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी कंपनी ही व्यापार करेगी, इस व्यवस्था का अंत किया गया। सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, इस व्यवस्था का अंत किया गया। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज अपने व्यापार को ही, पूरे व्यापार को ही भारत में खत्म कर रहा था, नहीं, सिर्फ एक कंपनी को जो पहले से एकाधिकार था उसका अंत कर दिया गया और कंपनी को कहा गया आपको व्यापार करना है, आप व्यापार कीजिए। लेकिन अब यह नहीं रहेगा कि सिर्फ आप ही व्यापार कीजिएगा, नहीं, आप व्यापार कीजिए,
आपके साथ साथ अन्य ब्रिटिश कंपनी भी व्यापार करेगी, अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी व्यापार करेगा, ब्रिटेन के हर लोग व्यापार करेंगे, ब्रिटेन के हर लोग व्यापार करेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? अच्छा, समझ पाए हैं तो एक बात बताइएगा। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, परीक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप समझे हैं या नहीं समझे हैं उस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजों के व्यापार को विस्तारित रूप दिया गया या अंग्रेजों के व्यापार को सीमित किया गया? क्या किया गया? विस्तारित रूप दिया गया। अंग्रेजों के व्यापार को विस्तारित रूप दिया गया। जो ये बात बोल रहे हैं विस्तारित रूप दिया गया है, उसका दिमाग सही काम कर रहा है, और जो ये बोल रहे हैं सीमित किया, उनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। अरे हे भगवान, एक बात बताइए, सुनिए, समझिए, एक बात समझिए आप। भारत में व्यापार करने वाली क्या सिर्फ एक कंपनी है? अनेकों कंपनियां हैं, हां या ना? उसी प्रकार से ब्रिटेन में क्या सिर्फ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापारिक कंपनी होगा? क्या ब्रिटेन में और कोई कंपनी नहीं होगा? एकदम से होगा। लेकिन आपको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था शुरू में 1813 ईस्वी से पहले तक, 1600 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी से पहले तक, या 1600 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक, 1600 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक भारत के साथ व्यापार सिर्फ एक ब्रिटिश कंपनी कर रही थी। वह ब्रिटिश कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। मतलब यह अधिकार प्राप्त था कि भारत में सिर्फ वही कंपनी व्यापार करेगी, दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कहा गया कि आपको भारत में व्यापार करना है, आप भारत में व्यापार कीजिए। लेकिन इससे पहले जो सिर्फ आप ही भारत में व्यापार करते थे, अब वो नहीं रहेगा। अब आपको करना है व्यापार, आप कीजिए भारत में व्यापार, लेकिन अन्य यूरोपीय कंपनी भी भारत में आकर व्यापार कर सकती है। अन्य यूरोपीय व्यक्ति भी आकर, अन्य ब्रिटिश व्यक्ति भी आकर भारत में व्यापार कर सकती है, अन्य ब्रिटिश कंपनी भी भारत में आकर व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति आकर भारत में व्यापार कर सकता है, ब्रिटेन का कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यापारी आकर भारत में व्यापार कर सकता है। तो 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के व्यापार का मार्ग सभी ब्रिटिश कंपनी के लिए खोल दिया, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया, उद्योगपतियों के लिए खोल दिया। तो अब तो अनेकों ब्रिटिश कंपनी भारत आने लगी व्यापार करने के लिए, अनेकों ब्रिटिश व्यक्ति भारत आने लगे व्यापार करने के लिए, अनेकों ब्रिटिश व्यापारी भारत आने लगे व्यापार करने के लिए। तो अब तो एक से अधिक कंपनियां भारत में व्यापार करने लगी, एक से अधिक व्यापारी भारत में व्यापार करने लगा, एक से अधिक उद्योगपति भारत में व्यापार करने लगा। तो व्यापार सीमित थोड़े हुआ, विस्तार हुआ, विस्तार हुआ व्यापार का। सिर्फ एक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर अंकुश लगा है, सिर्फ एक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर अंकुश लगा है, ना कि पूरे ब्रिटिश व्यापार पर अंकुश लगा है। समझे हैं बात को? है ठीक है ये बात। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। बिहार एसआई का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया है? उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। कुछ विद्यार्थी यहां पर अपना ज्यादा दिमाग लगा दिया, 1833 मार के आया, गलत हो गया। 1813 इसका उत्तर होगा, 1813 इसका उत्तर होगा। लेकिन हां देखिएगा आगे, इस एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का तो अंत कर दिया गया,
लेकिन फिर भी दो चीज पर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। जो दो चीज पर बना रहा, चाय और चीन। चाय और चीन, चाय और चीन। कहने का मतलब सुनिए ना तरीका, चाय और चीन। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। अन्य ब्रिटिश कंपनी भारत आ गई व्यापार करने के लिए, लेकिन अभी भी भारत में चाय का व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। अभी भी भारत में चाय का व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। दूसरी जो भी ब्रिटिश कंपनी आई थी वो भारत में चाय का व्यापार नहीं कर सकती थी। अन्य वस्तुओं का व्यापार, अफीम, नील, सोडा, कॉफी, ये सब वस्तुओं का व्यापार कर सकती थी, लेकिन चाय का व्यापार अभी भी सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। और दूसरा चीन, चीन देश के साथ अभी भी व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। दूसरी कोई ब्रिटिश कंपनी चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का तो अंत हुआ है, लेकिन पूरी तरीका से नहीं हुआ है, बल्कि आंशिक तौर पर हुआ है, बल्कि आंशिक तौर पर हुआ है। तो यह भी बात आप कह सकते हैं। इसके बाद अंग्रेज के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार को लेकर भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया, और इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने का अधिकार दिया जाता है। ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्मगुरु। सो लीजिए आराम से, आप भी बर्थडे ही मना रहे होंगे रात में, ठीक है। ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्मगुरु। ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म गुरु। ईसाई धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में बसने का अधिकार दिया गया। भारत में बसने का अधिकार दिया गया। ईसाई मिशनरी भारत में बस सकता था। अब ईसाई मिशनरी भारत में क्यों बसेगा बताइए? ईसाई धर्म गुरु है, वो भारत में क्यों बसेगा? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने का अधिकार दिया गया, और ईसाई मिशनरियों को भारत में खुले तौर पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया, प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यह भी प्रावधान इसी एक्ट में किया गया। और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि स्थानीय सरकार लोगों से कर की वसूली करेगा। स्थानीय सरकार भी लोगों से कर की वसूली करेगा। स्थानीय सरकार भी लोगों से कर की वसूली करेगा। स्थानीय प्रतिनिधि भी लोगों से कर की वसूली करेगा। यह भी प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में ही किया गया। यह सब 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता है। ये सब 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता है, और 1813 के चार्टर एक्ट की हर विशेषता को याद रखना है आपको। हर विशेषता को याद रखना है। एक बार पढ़िए इसको, 1813 का चार्टर एक्ट। पढ़ लिए? समझ में आया ना? बताइए तो फटाफट, समझे तो फटाफट बताइए। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया है?
अच्छा एक बात बताइए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया या आंशिक रूप? आंशिक रूप से। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो समाप्त किया गया, इसके बावजूद भी पूर्वी एशियाई देशों में कंपनी किस देश के साथ और कंपनी भारत में किस वस्तु का व्यापार कर सकती थी? चीन और चाय। चीन और, क्लियर है ये बात? इसके बाद किस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति दी गई? 1800 या किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई? 1813 का चार्टर। किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च होंगे? किस एक्ट के तहत स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को कर वसूलने का अधिकार दिया? 1800। अच्छा एगो बात बताइए, अगर आप समझें तो एक बात बताइए, फिर से हम पूछ रहे हैं, हो शाबाश में जवाब दीजिएगा, पहले सोच समझ लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। यस और नो में जवाब देना है। क्या हम यह बात कह सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के व्यापार का मार्ग सभी ब्रिटिश कंपनी, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया? हां या ना? है? कह सकते हैं ना? हां बोल रहे हैं सब लोग। अगर हां बोल रहे हैं तो आप ठीक हैं, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो मतलब आप ठीक समझे हैं ना हो। कभी काल हमको मन करता है नहीं समझाने का, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हैं। समझ गए ना? हाँ चलिए ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में व्यापार को सीमित नहीं किया गया, बल्कि व्यापार को विस्तार रूप दिया गया। सिर्फ एक कंपनी के व्यापारिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे ओवरऑल दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो व्यापार को तो बढ़ाने का काम किया गया, व्यापार को तो बढ़ाने का काम किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे। (1813) के चार्टर एक्ट पारित होने के लगभग 20 वर्षों बाद 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। और जो 1833 का चार्टर एक्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता निम्न है। 1833 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता जो है आपको निम्न है। 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो पहला, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सिर्फ चाय का व्यापार कर, चाय के ऊपर सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, वह व्यापारिक एकाधिकार भी ले लिया गया और कहा गया कंपनी को कि अगर आपको चाय का व्यापार करना है कीजिए, लेकिन अन्य ब्रिटिश कंपनी भी भारत में चाय का व्यापार कर सकती है, सिर्फ आप ही अब चाय का व्यापार नहीं कर सकते। यहां पर समझिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से चाय के व्यापार करने के अधिकार नहीं लिए गए, बल्कि एकाधिकार ले लिया गया। एकाधिकार ले लिया गया मतलब जो सिर्फ आप ही तो चाय का व्यापार कर सकते, नहीं, आप भी कर सकते हैं। अब ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी कर सकती है चाय का व्यापार। चाय का व्यापार ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी चाय का व्यापार कर सकती है। और चीन के साथ भी जो व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था वह भी ले लिया। कहा अब ऐसा न है कि सिर्फ आप ही तो चीन के साथ व्यापार कीजिएगा, नहीं, आप भी व्यापार कीजिए। ब्रिटेन की अन्य जो कंपनियां हैं वो भी चीन के साथ व्यापार करेगा, वो भी चीन के साथ व्यापार करेगा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, अधिकार नहीं, व्यापारिक एकाधिकार का अंत किया गया। व्यापारिक अधिकार का अंत नहीं किया गया,
व्यापारिक एकाधिकार का अंत किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, अधिकार की हम बात नहीं कर रहे, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का पूर्णतः अंत कर दिया गया। पूर्णतः अंत कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का पूर्णतः अंत कर दिया गया। मतलब जो ये था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, इसको समाप्त कर दिया गया और इस व्यवस्था को लागू किया गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करेगी और ब्रिटेन की अन्य जितनी कंपनियां हैं सब कंपनियां भारत में व्यापार करेगी। ब्रिटेन की सभी कंपनियां भारत में व्यापार करेगी, ब्रिटेन के सभी व्यापारी भारत में व्यापार करेंगे, ब्रिटेन के सभी उद्योगपति भारत में व्यापार करेंगे। अब सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करे। समझ पा रहे हैं ना? पूर्णतः संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिए गए, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित कौन किया है? भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित किया है तो उसे कुछ ना कुछ तो विशेषाधिकार मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। तो इसी वजह से 1833 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन प्रशासन करने का अधिकार दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन प्रशासन को देखेगी। मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, उसे शासन प्रशासन देखने की जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब यह है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना दिया गया। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल, और इस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि दास प्रथा का अंत किया जाएगा, लेकिन दास प्रथा का अंत हुआ नहीं। दास प्रथा के अंत करने को लेकर के प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था, लेकिन दास प्रथा का अंत हुआ नहीं। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि कंपनी के अधीन जो नियुक्तियां होती है, कंपनी के अधीन जो नियुक्तियां होती है उसमें धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियों में जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को समाप्त किया जाता है। कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्तियों में जो भेदभाव होता है, यानी अंग्रेजी कंपनी के अधीन जब नियुक्ति होता था ना, गोलाकार यानी गोरा काला देखा जाता था, कौन गोरा है कौन काला है, किसका जन्म भारत में हुआ है किसका जन्म ब्रिटेन में हुआ है, यूरोप में हुआ है, यूरोप में हुआ है। ब्रिटिश कंपनी यूरोप में जन्मे लोगों को ज्यादा तरजीह देता था, गोरे लोगों को ज्यादा तरजीह देता था। फिर जाति देखा जाता था, निम्न जाति का है या उच्च जाति का, उच्च जाति का है तो उसको ज्यादा तरजीह दिया जाता था कंपनी के अधीन नियुक्ति में। तो अंग्रेजी कंपनी के अधीन नियुक्ति में जो भेदभाव किया जाता था उस भेदभाव पर अंकुश लगाने की घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में की गई, और फिर इसी एक्ट ने भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में शामिल होने का अधिकार दिया। और इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया जाएगा, योग्यता को आधार बनाया जाएगा, और उस आधार पर जो है योग्यता को आधार बनाया जाएगा और उस आधार पर कंपनी के अधीन नियुक्तियां की जाएगी। इसके बाद
गवर्नर जनरल का 3 सदस्यीय विधायी परिषद हुआ करता था। 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा, और इस एक्ट के प्रावधान के तहत चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम विधि सदस्य के तौर पर मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को जो है प्रथम विधि सदस्य के तौर पर जो है आपको शामिल किया गया। इसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसी एक्ट में यह संकेत मिलता है कि आगे भारत के संविधान का निर्माण हो सकता है। भारत के संविधान के निर्माण के पहला धुंधला संकेत, भारत के संविधान के निर्माण के पहला धुंधला संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में ही देखने को मिला है। मतलब यहीं से यह स्पष्ट हो गया है कि अब देश में शासन प्रशासन एक संविधान के तहत चलाया जाएगा, और भारत जैसे विशाल देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए। इसका संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में जो है आपको देखने को मिलता है। समझ गए? तो अब आप 1833 के चार्टर एक्ट को थोड़ा पढ़िए तो। पढ़ लिए गुरुजी लोग? नोट आप लोग अब लीजिए, नोट बहुत के पास ना है। नोट नहीं रहेगा तो क्या पढ़िएगा बताइए? पढ़ लिए हो? पढ़ लिए? बताइए किस एक्ट के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया? किस एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनी को एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया? 1833 का। किस एक्ट के तहत भारतीयों को अपने किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के विधायी परिषद के चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल करने की घोषणा की गई? प्रथम विधि सदस्य कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि सदस्य कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद किस एक्ट ने भारतीयों को भारत के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 का चार्टर है। किस एक्ट में दास प्रथा को अंत करने की घोषणा की गई? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया? 1833 का। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसके बाद किस एक्ट में पहला धुंधला संकेत यह मिला है कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा? 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट। और एक बात और जानिए, 1833 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार बजट को लेकर भी प्रावधान किया गया था। यूं तो बजट पहली बार 1860 ईस्वी में
आया था। जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पहली बार 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बजट को लेकर के प्रावधान पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में ही प्रावधान किए गए थे। समझ गए। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अगला है आपको 1853 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, आपको अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान पारित किया गया जो सबसे अंतिम अधिनियम था, वह 1853 का चार्टर अधिनियम था। और जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, इस चार्टर अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए थे। इस चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जब तक ब्रिटेन की महारानी की इच्छा होगी तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में होगा। दूसरा, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किया जाएगा, और इसी एक्ट के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुए। इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किया करता था। लेकिन सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ है। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुआ है। और इसी एक्ट में जनप्रतिनिधि संस्था के तौर पर, मतलब वैसी संस्था जो जनता का प्रतिनिधित्व करे, जनप्रतिनिधिक संस्था के तौर पर विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था। वैसी संस्था जो जनता का प्रतिनिधि करे, जनता का प्रतिनिधि करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था। और इसी एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे लघु संसद भी कहा गया है। यह सब 1853 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद जब आपको अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हुआ तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई, और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान 1858 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पारित हुआ है। तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान 1858 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पारित हुए हैं, इसकी चर्चा अगले क्लास में हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, बैठे रहिए, अकबकाना नहीं है। ठीक है, चलिए, बायोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म हुआ। ऑब्जेक्टिव आप देखें, ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया होगा, नहीं किया गया है? दिखा दे, हम किया गया है ना, देखे हैं ना? तो मुंह हिला रही, मारेंगे हम एक, जहां पर मुंह तोड़ देंगे। मुंह हिला रही है, क्या करती है, क्या करने के लिए आई है? परसों क्लास आई थी, परसों यानी हम अपने क्लास में क्या बोले थे, याद है आपको? क्या बोले थे? हम आपको यह बात बोले थे परसों कि कल बायोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म होगा, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड होगा। आप लोग याद करके आइएगा, शुक्रवार को हम पूछेंगे। हम ये बात नहीं बोले हैं? एकदम बोले हैं। अगर आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए? कोई मतलब नहीं है। और हम डेली क्वेश्चन पूछेंगे 15 मिनट समय देकर के, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। 15 मिनट, आधा घंटा समय देकर के हम डेली पूछेंगे, चाहे जो हो जाए, उससे मतलब ना है, समझ गए? और जो पीछे से लोग भागने लगते हैं और नीचे से लोग भागने लगते हैं, तो इससे हमको कोई घाटा नहीं है बाबू। जीवन भर ऐसे ये भागते रह जाएगा। 3 से 5 बैच था पिछली बार, दूसरा बैच था 3 से 5, ऐसे ही नीचे में ऊपर में हर जगह लड़का बैठता था, सिर्फ इस क्लासरूम का लड़का रह जाता था, और इसी क्लासरूम में बैठने वाला लड़का का रिजल्ट हुआ और वो लोग भाग जाता था। नीचे वाले क्लासरूम में भी बैठिएगा, आपका सब चीज होगा, आपका रिजल्ट भी होगा, लेकिन बात मानिएगा तब ना। पूरा बात आप नहीं मानते हैं, आधा अधूरा क्लास करते हैं, निकल जाते हैं, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए। ऐसे थोड़े होता है जी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है।
जैसे आप लोग करते हैं ऐसे नहीं होता है। जब तक टीचर क्लासरूम से ना निकले तब तक किसी भी विद्यार्थी को, चाहे आप ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आप हमारी बात थोड़े मानते हैं, और नहीं मानिएगा तो रिजल्ट तो नहीं होगा। ऐसे भेड़िया धसान की तरह आते हैं, भेड़िया धसान की तरह जीवन जीते हैं, भेड़िया धसान की तरह चल जाइएगा, और क्या, समझे। तो पूरी बात सुनिए, रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए, साप्ताहिक रिवीजन कीजिए, क्लास की पूरी बात को सुनिए, क्लास में जो बोला जाता है वो कीजिए पूरी तरीका से। किए हैं तब पर भी ठीक है, नहीं किए हैं तब पर भी ठीक है। हमारा थोड़े कुछ जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता है। आप ही भ्रम में मत रहिएगा कि आपका रिजल्ट नहीं होगा तो उससे हमको कुछ होने जा रहा है। हम हॉस्टल का व्यवस्था काहे किए हुए हैं, रिजल्ट हम वहीं से लेकर के आराम से बैठ करके मजा मारते रहते हैं, समझ गए। तो आप लोग का रिजल्ट हो जाता हो तो हमारे रिजल्ट में ऐड हो जाता है, समझे। आप बातें नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछले क्लास में हम चर्चा किए हैं, बात कैसे न मानिएगा, ठीक है। पिछले क्लास में चर्चा किए हैं ना, हाँ, तो चूज कर लेंगे, हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। आइए पूछेंगे अभी। एडमिशन नहीं हुआ उसका क्या मतलब है, एडमिशन नहीं हुआ है तो पढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, दीजिए बायोलॉजी पहला चैप्टर। जो होमवर्क दिए उसको करना है, हर सूरत में करना है, चाहे जैसे करना है वैसे कीजिए। और ऊपर वाले नीचे वाले लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम से कम सुनिए, जवाब दीजिए। और नहीं जानते हैं तो जो है जानिए। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, हम आपको परसों ही होमवर्क दे दिए थे, समझ गए। और अगले क्लास का होमवर्क है, अगले भी क्लास का होमवर्क है, आप सुन लीजिए। अगले क्लास का होमवर्क है पॉलिटी, जितना पढ़ाए हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म हो गया, भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वो आपका होमवर्क है। और कल बायोलॉजी में जो दूसरा चैप्टर शुरू होगा, जहां तक हुआ होगा वहां तक आपका होमवर्क होगा, या जो भी कल शुरू होगा उसमें कल सर जहां तक पढ़ाएंगे वो हम सोमवार को पूछेंगे। होमवर्क समझ रहे हैं, मतलब जो हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं उसको याद करते जाइए, वही आपका होमवर्क है, समझ गए। और हम ही होमवर्क पूछेंगे, बिट्टू सर होमवर्क नहीं पूछेंगे, होमवर्क हम ही पूछेंगे, बिट्टू सर का भी होमवर्क हम ही पूछेंगे, समझ गए। तो आइए, खड़ा होइए। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहते हैं, बैठ जाइए। खड़ा होइए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है, केंद्रक। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है। हाँ, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है। एक और क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंधित है, राइबोसोम। बैठ जाइए, चलिए खड़ी हो जाइए। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं। ऑप्शन हम दे सकते हैं, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, माइक्रोमीटर, टीलोमियर है, टीलोमियर। एक और क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा तभी बैठ पाइएगा आप। ग्रेनम किस में पाया जाता है, रंगीक लबक को कहा जाता है क्या है? नहीं, एक और का जवाब देना पड़ेगा। सेंट्रोसोम विशेष रूप से किसमें भाग लेता है, इसका जवाब दे दीजिए, नहीं तो मार खाइए या बैठ जाइए। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में, ठीक है, बैठ जाइए।
चलिए बर्थडे गर्ल खड़ा हो जाइए। जितना शिद्दत से बर्थडे मनाए है उतना शिद्दत से पढ़ते भी हैं कि ना। कितना गर्व से कहती है बर्थडे मना रहे थे। अच्छा, उसी के लिए तो पैदे हुई है ही। चलिए इधर, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? है क्या बोल रहे हैं? जैन, उज्जैन, जैन धर्म, शैव धर्म। लीजिए 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 लीजिए। हाँ, बैठ जाइए आराम से, खड़ा हो जाइए। क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं? परसों आए थे परसों, मेरा दर्शन हुआ था। हमारा दर्शन पहली बार हुआ है या दूसरी बार? दूसरी बार हुआ है। पिछले क्लास में तो हम समझाए थे, तो नहीं समझे थे। ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? खाली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां वही रहेगा जो पढ़ेगा, या वही रहेगी जो पढ़ेगी। ये सब बहाना बनाना बंद कीजिए, नहीं तो जीवन भर बहाना बनाते रह जाइएगा। दूसरा क्लास है, पहला क्लास है, तीसरा क्लास है। चलिए खड़ी हो जाइए। पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना है छोड़ दीजिए, सीधा बात। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? ऑप्शन: मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम्स, साइक्रोसोम्स, क्रिस्टी। है माइक्रोसोम है क्या? माइक्रोसोम। अच्छा, ऑप्शन देने पर भी नहीं जवाब दे रही। क्रिस्टी न होगा, क्रिस्टी होगा। चलिए पढ़िए, पढ़ना होगा, नहीं तो मार खाइए आराम से, हमको कोई दिक्कत थोड़े है। चलिए खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी होइए न जी। पढ़ने के लिए आए हैं, दांत निकाल रहे हैं। नहीं मिला है। YouTube क्या घंटा चलाती है? मोबाइल पे क्या घंटा बतियाती है? एप्लीकेशन पर कितना देर टाइम देती है? देखिए, अगर किसी को जो बोल देते हैं वो हो जाता है अवेलेबल, एप्लीकेशन पर टाइम दीजिए, टाइम ही नहीं देते हैं। ऐसे रील देखने में जो है 2 घंटा तक रील देखते रह जाएंगे स्क्रॉल कर करके, लेकिन कभी नहीं मिलेगा। आज मार खा लीजिएगा तो हमेशा हर डे हर बार मिल जाएगा, समझे? खड़ी हो जाइए। एगो बहाना कि नहीं मिला। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका स्टेटमेंट है? नहीं पढ़े हैं? काहे नहीं पढ़े हैं? कब से आ रहे हैं क्लास? हैं? रेगुलर हैं? रेगुलर है तब कैसे आपने पढ़े हैं? बोले थे ना पिछले क्लास में कि करके आना है, काहे नहीं करके आए हैं? क्या धर्मशाला है ये? हाथ में मेहंदी लगाने के लिए टाइम है, पढ़ने के लिए टाइम ना है। इस सबको खड़ा हो जाइए। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ना, इधर इधर, पुरकिंजे, पुरकिंजे। चलिए खड़ी हो जाइए। हाँ बोलिए, कुछ बहाना बनाइए कि मौसी बीमार थी, उसका गए थे पीएमसीएच इलाज करवाने। कोई बहाना नहीं चलेगा, भरम में मत रहिए आप लोग।
क्रॉसिंग ओवर यानी पारगति किस अवस्था में होता है? दूसरा, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। टेलोफेज की विपरीत अवस्था क्या है? चलिए, प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, आप अपना हाथ हटाइए। चलिए, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किस कारण होता है? मुंह देख रहे हैं, खड़ा हो जाइए। किस कारण होता है? क्वेश्चन समझे हैं? लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किस कारण होता है? हाँ, लीजिए, निकालिए। अंतः शोषण। किस कारण होता है? अंतः शोषण, अंतः शोषण, अंतः शोषण। फर्स्ट डे है, मां कसम, बोलिए मां कसम। फर्स्ट डे, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ना, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, किस कारण? ऑप्शन ना, अंतः शोषण, अंतः शोषण। चलिए, खड़ा हो जाइए। है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? हैदराबाद। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया है? जल्दी खड़ा होइए, जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया है? नॉल तथा रस्का, नॉल तथा रस्का। चलिए, खड़ा हो जाइए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है महाराज, जवाब तो सही है, दे दिए हैं। क्या हालचाल? पत्तियों को रंग, पत्तियों को हरा रंग पर क्लोरोप्लास्ट। पोर्टर ने किया है। किसने किया? पोर्टर ने, पोर्टर, पोर्टर ने किया है। किसने किया है? पोर्टर। हो जाइए। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। एकदम खाली भीड़ बढ़ाएगा ये सब। राइबोसोम, बोलिए मां का संपर्क लगता, मां का संपर्क लगता। क्लास, हाँ, कोशिकीय शोषण
माइटोकॉन्ड्रिया उत्तर होगा। क्या होगा उत्तर? माइटोकॉन्ड्रिया। आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे, चिंता मत कीजिए, सब जगह आएंगे। चलिए आगे जो है होमवर्क हम डिसाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग। और अगले क्लास में सोमवार को हम ऊपर जाएंगे पूछने के लिए, ठीक है? ऊपर नीचे दोनों जगह जाएंगे सोमवार को, दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसका है? सुनिए सोमवार का होमवर्क। बीच में रविवार है, रविवार को छुट्टी रहेगा। सोमवार का पूरा होमवर्क आप सुन लीजिए क्या क्या है। बायोलॉजी पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव, आधुनिक भारतीय इतिहास पहला और दूसरा दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ये पूरा होमवर्क है आपके सोमवार का। और इसके साथ साथ आज और कल में जितना हम लोग पढ़ाएंगे वो भी चीज सोमवार को पूछेंगे। फिर सोमवार और मंगलवार को जो चीज पढ़ाएंगे वो बुधवार को पूछेंगे। फिर बुधवार बृहस्पतिवार को जो चीज पढ़ाएंगे वो शुक्रवार को पूछेंगे। समझ गए? तो कुल 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिए हैं। कोशिका, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 18वीं सदी का भारत, और तीनों का ऑब्जेक्टिव संस्थान के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। करके याद करके आप आइएगा, और नहीं तो कुटाई खाने के लिए तैयार रहिएगा। अगले क्लास में आधा घंटा पूछेंगे हम, ठीक है? आधा घंटा। और आप ये मत सोचिएगा कि डेमो चल रहा है तो नहीं कुटेंगे। डेमो में कुटाई हो न गया, हाँ, तो ये भरम में मत रहिएगा। तो होमवर्क डिसाइड हुआ? 2 चैप्टर मॉडर्न, 1 चैप्टर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, और आज हम जितना पढ़ाए हैं और कल बिट्टू झा सर जितना पढ़ाएंगे वो भी पूछेंगे, ठीक है? तो इतना कुछ आपको करना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।